नमस्कार दोस्तों, 15 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बर्निंग न्यूज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी, नॉलेज के भी पर्सपेक्टिव से भी, और कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, साथ साथ अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दे रखा है। मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप बातचीत भी कर सकते हैं, और साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। पहला आर्टिकल, यूनाइटेड पार्लियामेंट मस्ट टू बैक सोल्जर्स एट पीएम। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट को एक स्टेटमेंट देके एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय पे हम एक बहुत बड़ी नेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बॉर्डर पे आप देख सकते हो कि चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। वहाँ पे हमारे सोल्जर्स उस ठंडे इलाके में, उस कोल्ड डिजर्ट में चाइना के सोल्जर्स को टक्कर दे रहे हैं। तो कम से कम उनके सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि पार्लियामेंट यूनाइटेड है और उनके पीछे खड़ी है, और ये मैसेज ऑब्वियसली दोस्तों जाएगा भी जाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंट से और सरकार से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने की जरूरत है, जो कि अपोजिशन पूछेगा, लेकिन ओवरऑल देश के सामने और उन सोल्जर्स के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि हम उनके पीछे एक होके खड़े हैं। ये मोदी साहब ने कहा है। तभी इस चीज के ऊपर एक बहुत मेजर बहस होने वाली पार्लियामेंट में, देखते हैं क्या होगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये आपको काम देगा। फाइनली जो सेकंड न्यूज है आपकी, नो एक्शन विल बी टेकन टू डेमोलिश 48,000 स्लम क्लस्टर्स इन दिल्ली, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। आपको मैंने 2 से 3 दिन पहले की वीडियो में बताया था, 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी और अपना उसने डिसीजन दिया था, और वो डिसीजन जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने दिया था। 21 अगस्त को ही वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बोला कि दिल्ली में जो रेलवे ट्रैक्स हैं और रेलवे कंपाउंड के अंदर ये जो इलीगल स्लम सेटलमेंट्स है ना, इनको आप उखाड़ दीजिए। 3 महीने का टाइम दिया गया और बोला गया 3 महीने के अंदर इनको उखाड़ो। इनको उखाड़ने का ऑर्डर पास कर दिया अरुण मिश्रा साहब ने, और ये बोला गया कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी दूसरी कोर्ट इस ऑर्डर को रोक नहीं सकता है। अभी जब ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत निंदा हुई, और ये बात खुलेआम लोगों के थ्रू बोली गई कि भैया यहाँ पे जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो भी सत्ते में आ गए। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े जी एक बेंच पे बैठ के इस चीज के बारे में सवाल पूछ रहे थे। तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आ गया हो, हम इन 48,000 स्लम क्लस्टर्स को तुरंत नहीं हटाएंगे। इसके ऊपर एक बातचीत होगी। बातचीत में कौन कौन इन्वॉल्व है? तो रेलवेज इन्वॉल्व है, दिल्ली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट के बात करेंगी, एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि हमको भी ये पता है कि अगर इन स्लम सेटलमेंट्स को हटा दिया गया तो 2 लाख फैमिलीज बेघर हो जाएंगी, वो सड़कों पे आ जाएंगी। अभी रिसेंटली एक माइग्रेंट क्राइसिस हुई है, उस माइग्रेंट क्राइसिस के चलते सरकार की वैसे भी बहुत बदनामी हुई है। तो अभी के लिए ये हम नहीं करने वाले हैं। हम बातचीत करेंगे किसके किसके साथ? रेलवेज के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट्स के साथ, जो भी इन स्लम ड्वेलर्स के लीडर्स हैं उनके साथ एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, और उस सॉल्यूशन के बाद ही कुछ किया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी के लिए 48,000 स्लम क्लस्टर्स नहीं निकाले जाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर। बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। फिर फाइनली एक और आर्टिकल निकल के आ रहा है, फार्मर स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर एग्री ऑर्डिनेंसेस इन पंजाब। देखिए, सेंटर ने 3 ऑर्डिनेंसेस इशू किए हैं, जिनका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। अगर आपको इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में जानना है, मैं ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए फॉर्म ऑर्डिनेंसेस मेरे नाम के साथ, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च मारिए वाई एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ इंडिया और नॉट वर्किंग। मेरा नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स पे यूट्यूब में हजारों लाखों की तादाद में वीडियो बनी हुई है। तो अब उस हजारों लाखों की तादाद के समुंदर में एक छोटी सी वीडियो मिलना मुश्किल हो जाता है। बट उस वीडियो में मैंने ये बताया कि क्यों इंडिया की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इतने सालों से फेल हो रही हैं। ये जो फॉर्म पॉलिसीज हैं ये क्यों फेल हो सकती हैं, अगर इनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो क्या करना चाहिए, और इनका अपोजिशन क्यों हो रहा है, ये सब मैंने उस वीडियो में समझाया है। अभी के लिए न्यूज ये है कि पंजाब में एक बहुत बड़े इलाके में धरना प्रदर्शन हुआ है इन ऑर्डिनेंसेस के अगेंस्ट में।
तो अमृतसर, मोगा, बरनला, पटियाला, फगवाड़ा, इन जगहों पे धरना प्रदर्शन हुआ। और कौन कर रहा है? ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है 200 फार्म और फार्म वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस का। इनकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि ये जो भाई आप ये फार्म ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं, इन फार्म ऑर्डिनेंसेस को हटाइए और आप लेके क्या आइए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जितनी भी क्रॉप फार्मर्स पैदा कर रहे हैं उन क्रॉप के फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस मिलेगा, चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट प्लेयर्स खरीदे, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी हर क्रॉप में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं लाया जा सकता। यह डिसीजन सरकार के लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए सरकार फार्म ऑर्डिनेंसेस लेके आई थी, जिसके थ्रू प्राइवेट प्लेयर के इन्वॉल्वमेंट को इस फील्ड में सरकार बढ़ाना चाहती है। अभी प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के ऊपर जो पकड़ है वो कमजोर होगा। और स्टेट गवर्नमेंट की अगर एग्रीकल्चर के ऊपर पकड़ होगी तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी ताकत को डाइल्यूट होने देना नहीं चाहते। खासकर जीएसटी का जो रिसेंट डिबैकल हमको देखने को मिला है उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं होना देना चाहते। तो इन फार्म ऑर्डिनेंसेस को टेबल किया जाएगा अभी पार्लियामेंट में, और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इन फार्म ऑर्डिनेंसेस को अप्रूव कराया जाए। अब ये फार्म ऑर्डिनेंसेस सही हैं, गलत हैं, इसके ऊपर देश में ऑलरेडी एक डिबेट छिड़ी हुई है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। इनके फायदे नुकसान मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं, आप जाके देखिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई बात करते हैं एक मेकेदातु प्रोजेक्ट की। ये जो आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये कहां पे है फंक्शनिंग? दिस इज बेसिकली इन कर्नाटका। मैं आपको यहां पे मैप दिखा देता हूं। ये आपको यहां पे कर्नाटका नजर आ रहा है और तमिलनाडु नजर आ रहा है। राइट साइड में ग्रीन में वाला मैप देखिए, और ये इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री में कर्नाटका की साइड है आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट। अभी आप यहां पे कावेरी देखो दोस्तों, यहां पे भी आपको कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर दिख रहा है। यहां पे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको बॉर्डर। और कावेरी नदी ये बहती हुई कर्नाटका से एंट्री मार रही है कहां पे? तमिलनाडु में। अब कावेरी नदी कर्नाटका से आती है तमिलनाडु में। कर्नाटका में आप मेकेदातु प्रोजेक्ट को बनाने की बात कर रहे हो। कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए मेकेदातु प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये बेंगलोर शहर से 110 किलोमीटर दूर है। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो बेंगलोर, खासकर अर्बन बेंगलुरु की जो पानी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी। साथ साथ पास में जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। इसीलिए 2015 से कर्नाटका की जो सरकार है वो बहुत जोर मार रही है इस मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए। मेन पर्पस क्या है? टू स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल इसको 2017 में आ गया था। और यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का भी प्रोजेक्ट इस अप्रूवल मिल गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का अप्रूवल मिलना बाकी है। अभी प्रॉब्लम यह है कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट है इस प्रोजेक्ट के, और तमिलनाडु की सरकार तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है इस प्रोजेक्ट को लेके। ओके, अब जब बात आती है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स की तो ऑब्वियस ही बात है, जो मेन ताकत होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। अभी के लिए इस प्रोजेक्ट में क्या होना है क्या नहीं होना है कह नहीं सकते, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का अप्रूवल अभी भी इस प्रोजेक्ट के लिए आया नहीं है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु में कम ना हो जाए इसलिए तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है। कर्नाटका की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देखिए, हम ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए पानी को स्टोर कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में पानी का जो लेवल है वो कम होगा नहीं। क्योंकि कर्नाटका के मिनिस्टर का यह बोलना है कि 4.75 टीएमसी फिट ऑफ वाटर कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्वायर, और इससे बेंगलुरु के रिक्वायरमेंट्स पूरे होंगे, और इतने पानी को ड्रॉ करने से कावेरी में पानी कम नहीं होगा। तो अब ये एक मेजर इशू बनने वाला है किसके किसके बीच में? कर्नाटका के बीच में और तमिलनाडु के बीच में। इनफैक्ट ये काफी सालों से मेजर इशू बना हुआ है। कहीं इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो जरूर ये एक मेजर इशू बन जाएगा। कर्नाटका के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम एक पैनल बनाएंगे, उस पैनल को लीड करेंगे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर। ये पैनल जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेगा और इस प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी शुरू करवाने पे स्टेप्स लेने की बात कही गई है। ओके, अगर आप बात करो वाटर एलोकेशन की कावेरी नदी में, तो तमिलनाडु को 419 टीएमसी फिट का पानी एलोकेटेड है, कर्नाटका को 270, केरला को 30 और पुदुचेरी को 7। ओके, फिर आगे आते हैं अगली न्यूज पे। वाटर लीकिंग फ्रॉम कोंदा पोचम्मा रिजर्वायर। कहां है ये कोंदा पोचम्मा रिजर्वायर? तेलंगाना में है। किसका पार्ट है? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये गजवाल असेंबली में पड़ता है, जो कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
अभी प्रॉब्लम यह है कि रिसेंटली देखा गया है कि जो कोंदा पोचम्मा सागर रिजर्वायर है जो कि मारमुक मंडल में है, वहां पे एक लीकेज पाया गया है। एक बीरप्पा टेम्पल है विलेज में, उसके पास। अभी इस लीकेज को देख के वहां पे जो लोग थे वो डर गए। उन्होंने बोला लीकेज हो रहा है और लीकेज से एक बड़ी सी स्ट्रीम सी निकल रही है, तो कहीं ये डैम टूट गया, इसमें क्रैक आ गया तो आसपास का पूरा इलाका डूब जाएगा। अभी इस ब्रीच को देखते हुए द हिंदू में ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने जब स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात की तो ऐसा बोला गया कि देखिए ये ब्रीचेस तो होते ही रहते हैं, प्रोजेक्ट सेफ है, क्योंकि कोई भी रिजर्वायर होगा उसमें थोड़ी बहुत ब्रीच तो होती है और उस ब्रीच को आपका रिपेयर कर दिया जाता है। अभी ये चीज मुश्किल क्यों हो गई दोस्तों, आप देखोगे 30 अगस्त के लगभग एक न्यूज आई थी कि भाई संगारेड्डी कैनाल, और ये संगारेड्डी कैनाल किससे एसोसिएटेड है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से। सांगारेड्डी कैनाल जाने वाला एक वॉक अवे ब्रिज कोलैप्स कर गया। फिर 30 जुलाई को एक खबर आई थी कि एक कैनाल दैट कैरीज वाटर टू गंधामल्ला रिजर्वायर इन यदादरी भोंगिर डिस्ट्रिक्ट, ये भी कोलैप्स कर गई, जिसकी वजह से पानी बहने लगा। तो ये जो पूरा का पूरा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इससे एसोसिएटेड जो रिजर्वायर्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, उसमें रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। तो ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सिक्योरिटी चेक कराने की जरूरत है कि कहीं कोई बड़ा इंसिडेंट यहां पे ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज वाटर लीकिंग फ्रॉम कोंदा पोचम्मा रिजर्वायर, इसको नोट में डाल लीजिए। फिर 30 अगस्त को द वॉक अवे ब्रिज लीडिंग टू सांगारेड्डी कैनाल कोलैप्स्ड, ये एक लाइन में लिख लीजिए। फिर 30 जुलाई को अ कैनाल दैट कैरीज वाटर टू गंधामल्ला रिजर्वायर इन यदाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट ब्रीच्ड, ये एक लाइन में लिख लीजिए। बस 2 से 3 लाइन में ये इंफॉर्मेशन आ गई। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को कोट करके लिख सकते हो कि हाँ भाई, इस तरीके की न्यूज जब निकल के आती हैं तो हमको इनके ऊपर इंस्टेंट एक्शन लेनी चाहिए और एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा पॉइंट्स देके आप थोड़े नंबर एक्स्ट्रा पा सकते हो। फिर भाई मॉनसून सेशन शुरू हो गया और मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि भाई जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है कोविड-19 के पैंडेमिक को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी देखिए एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और कितने की, 2.35 लाख करोड़। अभी इस एडिशनल एक्सपेंडिचर में पैसा बहुत अलग अलग तरीके से आया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आएगा, दूसरा बॉन्ड इशू करके पैसा आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके पैसा होगा, तीसरा जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है उससे पैसा निकाला जाएगा। आपको पता है कि पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। अब बोला यह जा रहा है कि पार्लियामेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट 2.35 लाख करोड़ का अप्रूवल चाहती है, जिसमें 20,000 करोड़ तो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत में देखा जाए तो बजट में रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अलग से कोई भी पैसा अलॉट नहीं किया गया था, लेकिन अभी के लिए कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान बैंकों की हालत थोड़ी ढीली हो सकती है, इसलिए बोला जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये क्यों डाली जाती है? इसलिए डाली जाती है कि भाई नॉर्मल बजट में जितने पैसे का अप्रूवल हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है और ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है, तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स को लोकसभा में टेबल किया जाता है। वही किया जा रहा है, जिसमें से 2.35 लाख करोड़ किया गया है, जिसमें से नेट कैश आउटगो 1.67 लाख करोड़ है। मतलब 2.35 लाख करोड़ में से कुछ पैसा सीधे सीधे टैक्स अर्निंग से स्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ पैसा को बॉन्ड इशू करके स्पेंड किया जाएगा, कुछ पैसा जो मिनिस्ट्रीज के कॉर्पस में पड़ा हुआ है वहां से इशू किया जाएगा। तो अलग अलग तरीके से पैसों को इशू किया जाएगा। नई नई स्कीम्स जो इस समय पे बनाई गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसा कि मैंने आज सुबह के एडिटोरियल में बताया था, जून 2020 में शुरू की गई, इसमें पैसा खर्चा हुआ। आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज, इसमें पैसा खत्म किया गया है। फिर आप देखोगे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को 2,265 करोड़ रुपए दिया गया है, इसमें पैसा खत्म किया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को 44,340 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दी गई हैं, उसमें पैसा खत्म किया गया है। मनरेगा के अंदर 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट हुआ है, इसमें पैसा खत्म किया गया है। ओवरऑल इस साल बजट में मनरेगा पे जो खर्चा हो रहा है वो 1 लाख करोड़ का है। तो अब ये सब पैसा आएगा कहां से? कहीं ना कहीं तो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और बॉन्ड इशू करके निकालना पड़ेगा। तो भाई इन सब चीजों का अप्रूवल सरकार लेगी लोकसभा से। ऑब्वियस सी बात है, ये एक फाइनेंस बिल होगा तो उसमें लोकसभा का ही बोलना होगा, राज्यसभा इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कुछ एक्स्ट्रा 6,852 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। हालांकि जब इस पैसे का अप्रूवल होगा, सरकार से ऑब्वियसली इस बात पे सवाल पूछा जाएगा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां गया, जिसके ऊपर सरकार अब तक कोई भी जवाब नहीं दे रही है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट प्रेसेस तालिबान फॉर ट्रूस। इसको मैंने सुबह के एडिटोरियल में भी कवर किया है, साथ साथ इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, आज या कल में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि तालिबान के साथ एक ट्रूस हो जाए। ये जो तालिबान के फाइटर्स हैं जो बार बार अफगान की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, यूएस के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं, ये सब चीजें बंद हो जाए और ओवरऑल सब लोग मिलकर पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करें। देखते हैं क्या होता है इसमें। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है, श्रीलंका रिविजिटिंग ड्राफ्ट 20th अमेंडमेंट। देखिए 90th अमेंडमेंट को हटाने की बात कर रही है श्रीलंका की गवर्नमेंट, जिसके लिए नया 20वां अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। इस 20वें अमेंडमेंट में कुछ खामियां बताई गई। बोला यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। 19th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट की ताकत को कम किया गया था, जुडिशरी को ज्यादा ताकत दी गई थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन को ज्यादा ताकत दी गई थी, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे जिनको ज्यादा ताकत दी गई थी। अभी 20th अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट आया है उसमें प्रेसिडेंट की ताकत को फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो अपोजिशन पार्टीज हैं श्रीलंका में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशंस फाइल कर रही हैं। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा जी ने एक 9 मेंबर की कमेटी बना दी है जीएल पेरिस के अंदर, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है, और ये बोला है कि भैया ये जो 20th अमेंडमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं इनके ऊपर आप थोड़ी बहस करिए, थोड़े उसके ऊपर एनालिसिस करिए। ओके, प्रॉब्लम बस ये है कि यहां पे प्रेसिडेंट की पावर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाई जा रही है और पॉलिटिकल अपोजिशन जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनकी जो बोलने की ताकत है उसको कम किया जा रहा है। एक और बात है, जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, वहां से भी इसका स्टेटमेंट आया है। एक मैम है माइचेले बैचलेट, ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर है फॉर ह्यूमन राइट्स। तो माइचेले बैचलेट जो कि यूनाइटेड नेशंस की हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है ना। इस न्यूज को मैं जितनी भी न्यूज़ कवर करता हूं काम से कवर करता हूं। देखिए माइचेले बैचलेट जो यहां पे लिखा हुआ है, शी इज, यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये माइचेले बैचलेट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वन लाइनर पीसेस में इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। ये क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि मुझे इस बात से बड़ी परेशानी है कि नई गवर्नमेंट इतनी जल्दी आके ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने दिए गए अपने वादे को तोड़ रही है। ये गलत बात है। अगर 20वां अमेंडमेंट पास होता है तो की इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है श्रीलंका का, इनकी ताकत कम हो जाएगी। अगर इनकी ताकत कम हो जाती है तो श्रीलंका के लोगों की ह्यूमन राइट्स खतरे में आ सकते हैं। तो देखते हैं 20th अमेंडमेंट कितनी जल्दी पास करा पाती है महिंदा राजापक्सा और उनके भाई की गवर्नमेंट। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।